शिक्षार्थियों और दर्शकों नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से मैं विवेक सिंह आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भूगोल विषय के अंतर्गत है और जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं वह है भारत में भूमि, मृदा और वनस्पति यानी लैंड, सॉइल एंड वेजिटेशन रिसोर्सेज इन इंडिया। शिक्षार्थियों, किसी भी राष्ट्र की शक्ति, उसकी समृद्धि और उसकी प्रगति वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम उन प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी राष्ट्र में संसाधन उपलब्ध होते हैं लेकिन उनके प्रयोग के लिए उचित तकनीक उपलब्ध नहीं होती और वह संसाधन पूरी तरह से प्रयोग नहीं किए जा पाते। इसके साथ एक बात और भी है कि संसाधन क्या है। मैं जब बात कर रहा हूँ भूमि, मृदा और वनस्पति संसाधन की, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि संसाधन क्या है। संसाधन से तात्पर्य किसी भी उस प्राकृतिक पदार्थ से है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और उसके लिए एक उचित तकनीक आवश्यक होती है। तो इस तरह से पदार्थ, उसके उपयोग की उचित तकनीक और उसकी आवश्यकता, ये तीनों ही मिलकर किसी पदार्थ को संसाधन का रूप देती हैं और मनुष्य के विकास के लिए एक रास्ता उसके द्वारा हमें मिलता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत वास्तव में संसाधनों के संदर्भ में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ विपुल भंडार हैं और यही कारण है कि चाहे वो भरण पोषण के लिए हो, रोजगार के लिए हो और समृद्धि के लिए हो, ये संसाधन सहायक रहे हैं। भूमि, मृदा और वनस्पति को इसलिए प्रमुख संसाधन भी कहा जाता है क्योंकि वास्तव में यही तीनों हैं जो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का आधार बनते हैं। अगर भूमि ना हो, मृदा ना हो, वनस्पति ना हो तो शायद हम बहुत सारी गतिविधियों की हम कल्पना नहीं कर सकते, या ये कहें कि अगर भूमि ना हो तो हम किसी भी प्रकार की गतिविधि को करने का जो आधार है वो भी हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए हम इन्हें प्रमुख संसाधन कहते हैं। इस चर्चा में आज हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे वो है भूमि संसाधन, उसका महत्व, उपयोग, उसमें क्या समस्याएं हैं और उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं। मृदा संसाधन के संदर्भ में उसकी महत्व क्या है, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, भारत में कैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं और उससे संबंधित जो क्षरण की समस्या है उसके कारण और निदान के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। इसके साथ भारत में विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण और उनके प्रकारों की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं भूमि संसाधन की। जैसा मैंने कहा कि भूमि एक मौलिक संसाधन है क्योंकि यह सारी आर्थिक गतिविधियों और मानवीय गतिविधियों का आधार बनता है। हम चाहे भोजन के लिए हमारी आवश्यकताएं हों, ईंधन के रूप में आवश्यकताएं हों, वस्त्र, आवास, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वास्तव में इस भूमि संसाधन से ही होती है। अगर ज़मीन ना हो तो हम किसी तरह की आर्थिक या सामाजिक गतिविधि की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनके अलावा अगर हम देखें तो कृषि है, पशुपालन है, खनन जैसी आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका भी आधार यही है। और वास्तव में कहें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति जो है वो उसका आधार भी भूमि बनता है। एक विशाल राष्ट्र के पास एक विशाल भूमि भंडार होता है, उसमें विविध प्रकार की आर्थिक, सामाजिक गतिविधियाँ की जा सकती हैं। साथ ही हमारी जो संसाधन है, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वो विविध प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हों, वो इस विशाल आकार के कारण और भी संभव हो पाते हैं। अब इसमें विविध प्रकार के भौतिक रूप भी आप देखेंगे, चाहे वो पर्वत हो, मैदान हो, विविध प्रकार की जलवायु भी आप देख सकते हैं। और जब इनमें विविधता होती है, चाहे वो भौतिक रूपों की विविधता हो, चाहे वो जलवायु की विविधता हो, यह विविधता हमें समृद्ध बनाती है। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो एक विशाल राष्ट्र होने के नाते आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर उत्तर में आपको विशाल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, मध्यवर्ती भाग में आपको मैदान और पठार देखने को मिलेंगे, विशाल तट रेखाएं हैं। साथ ही जलवायु भी अलग तरह की आपको देखने को मिलेगी, शीत जलवायु भी है, गर्म जलवायु भी है।
और इसके अनुरूप वनस्पतियाँ भी भिन्न भिन्न मिलती हैं, चाहे वो पर्णपाती वनस्पति हो, चाहे वो सदाबहार वनस्पति हो। और यही सब विविधताएं हमारी समृद्धि का कारण बनती है, क्योंकि इन विविधताओं के कारण विविध प्रकार की आर्थिक सामाजिक गतिविधियाँ संभव हो पाती हैं। तो यही कारण है कि जब भी हम संसाधनों की बात करते हैं, विशेषकर भूमि संसाधन की, तो ये विविध प्रकार के संसाधनों के साथ जुड़ा होता है। जब हम भूमि संसाधन की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो भूमि उपयोग है वो कृषि के संदर्भ में आता है। हम अगर भारत की बात करें तो हम अक्सर बात करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, यानी हमारे देश में एक बड़ी जनसंख्या वो खेती किसानी से जुड़ी हुई है। और इस विशाल भूमि के कारण हमें एक बड़ा भूभाग जो है वो खेती के लिए मिलता है, यानी जिसको हम कृषि भूमि कहते हैं, अरेबल लैंड कहते हैं। भारत विशाल राष्ट्र होने के साथ साथ कृषि भूमि में भी संपन्न है। यहाँ पर दो चीज़ें समझनी चाहिए शिक्षार्थियों के। पहला तो ये कि राष्ट्र विशाल होने के कारण जरूरी नहीं है कि उसकी संपूर्ण भूमि कृषि के योग्य हो। आप बहुत सारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे जहाँ पर भूमि तो है लेकिन वो कृषि के योग्य नहीं है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राष्ट्र विशाल है लेकिन यहाँ पर बड़ी भूमि कृषि के लिए उपयोगी भी है। जैसे हम देखें तो 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राष्ट्र है। उसी तरह यहाँ की एक बड़ा भूभाग जो है वो कृषि के योग्य है। अगर हम कुल कृषि भूमि को देखें तो जो लगभग 16.7 करोड़ हेक्टेयर है और ये कुल भूमि का लगभग 51% है, यह क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है, यह कृषि के योग्य है। अब कुल कृषि भूमि की बात करें तो उसमें वास्तविक बोया गया क्षेत्र यानी वास्तव में जितने भूभाग पर खेती की जा रही है, साथ में परती भूमि यानी वो भूमि जो परत भूमि के अंतर्गत आती है, यानी जिसमें कि अभी कृषि नहीं हो रही है, और साथ ही बागानी भूमि आती है जहाँ पर कि अभी बागानी खेती की जा रही है। तो इस तरह से कुल कृषि भूमि में ये तीनों ही भाग सम्मिलित होते हैं। अब अगर हम बात करें कृषि भूमि और मानव अनुपात की, कृषि भूमि और मानव अनुपात से तात्पर्य है कि कुल कृषि भूमि और उस पर निर्भर लोगों के बीच का जो अनुपात है। विशाल राष्ट्र होने के बावजूद आप देखें तो भारत एक मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश हैं जहां पर कृषि भूमि अनुपात काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र तो विशाल है लेकिन जनसंख्या वहाँ अपेक्षाकृत कम है। जबकि जापान, मिस्र, यूनाइटेड किंगडम और चीन ऐसे देश हैं जहाँ पर कृषि भूमि अनुपात भारत की तुलना में कम है। यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि अगर चीन की बात करें तो चीन का आकार तो भारत से भी ज़्यादा है और जनसंख्या भी भारत से ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पर कृषि भूमि अनुपात इसके बावजूद भी वहाँ पर भारत से कम पाया जाता है। अब अगर हम भूमि संसाधनों की बात करें तो मैंने शुरू में ही बात की विविधता की। भारत में एक विशाल राष्ट्र होने के साथ साथ भौतिक स्वरूपों में विविधता भी है, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भूरूप पाए जाते हैं। पर्वत, पठार, मैदान या विशाल तटरेखा की बात करें, अगर हम देखें कि इनका प्रतिशत क्या है, यानी कितने हिस्से में हम विविध प्रकार के भौतिक रूपों को पाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे लगभग 30% भूभाग है वो पर्वतीय है और लगभग 28% भूभाग जो है वो पठारी है। लेकिन इन दोनों भूभागों की लगभग 25% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो सर्वाधिक हिस्सा आता है वो है मैदानी भागों के अंतर्गत 43% जो है, और इसका 95% के आसपास जो भूभाग है वो कृषि योग्य है। तो अगर हम कुल भूभाग को देखें भारत की, जैसे मैंने कहा कि लगभग 66% हिस्सा जो है वो कृषि योग्य है और यह विश्व के ज़्यादा अनुपात वाले देशों में से एक देश के रूप में आता है। अब कृषि भूमि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जैसे मैंने कहा कि भारत में अलग अलग प्रकार की भौतिक दशाएं हैं, अलग अलग प्रकार की जलवायविक दशाएं हैं, तो ये सारी स्थितियां कृषि भूमि को प्रभावित करती हैं, उसकी कृषि उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती हैं। मृदा है, उच्चावच है, आर्द्रता है, तापमान है, ये सभी कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इसके साथ ही हम भूमि उपयोग की बात करते हैं। विशाल राष्ट्र है,
बड़ी मात्रा में हमारे पास कृषि भूमि उपलब्ध है, लेकिन भारत में भूमि का उपयोग किस रूप में हो रहा है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमने शुरू में जैसे कहा कि एक विशाल भूभाग हमारे लिए कृषि योग्य है। यही कारण है कि भारत में जो निर्वाही कृषि का स्वरूप पाया जाता है, यानी लोग जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि एक तो बड़ा भूभाग कृषि के योग्य है और यह लोगों के पास सुलभ है कृषि के लिए। एक चीज़ और भी है, आप देखेंगे कि वर्तमान में जितनी भूमि का उपयोग कृषि के लिए हो रहा है, अब उस मात्रा को बढ़ा पाना उतना ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि हम जितनी भूमि कृषि के लिए योग्य थी उसकी अधिकांश मात्रा का वर्तमान में कृषि के लिए उपयोग कर रहे हैं। शेष भूभाग पर्वतीय है या किसी अन्य उपयोग की दशा में है और उसका कृषि के लिए उपभोग संभव नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर देखें तो चारागाह काफ़ी कम है। कुल कृषि भूमि का लगभग 5% हिस्सा चारागाही भूमि के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो विश्व का सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। तो कुल पशुधन और चारागाही भूमि के अनुपात में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। साथ ही कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है वो लगातार कम हो रही है। अगर इसको आप देखें तो इसमें लगातार कमी आ रही है स्वतंत्रता के पश्चात से ही। आप देख सकते हैं कि कैसे 1960-61 में लगभग 5.07 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए उपलब्ध थी, जो कि वर्तमान में कम होकर लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर हो चुकी है। यानी कृषि योग्य भूमि का भी दूसरी आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोग हम लगातार देख रहे हैं। अगर आप वर्तमान में कुल कृषि भूमि को देखें और हम कहें कुल भूमि उपयोग को देखें तो इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद लगभग 46% हिस्सा शुद्ध बोए गए क्षेत्र में है, 22% हिस्सा जो है वो वनों के अंतर्गत है। इसके अलावा कृषि के लिए जो अनुपलब्ध भूमि है वो 15% है। उसके अलावा बंजर भूमि जो कृषि के लिए अनुपयोगी है वो 5% है। 5% हिस्सा चारागाही भूमि और उद्यानों का है और उसके अलावा 3% हिस्सा अन्य प्रति और 4% हिस्सा चालू प्रति भूमि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे भारत का जो कुल भूमि उपयोग है उसके अलग अलग हिस्सों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग भूमि उपयोग दशाएं हम देख पाते हैं। अब भूमि उपयोग की अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इसके लिए अनुपलब्ध भूमि में हम लगातार कमी देखते हैं। समय के साथ साथ कृषि भूमि में कमी देखने को मिल रही है। साथ ही नवीन भूमियां हैं वो कृषि के लिए उपयोग नहीं की जा रही हैं। दूसरा है कि समय के साथ औद्योगिकीकरण और नगरीकरण भी बढ़ा है और अगर हम देखें तो जो कृषि पर निर्भरता थी स्वतंत्रता के समय उसमें भी धीरे धीरे कमी आई है। यानी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अब खेती की ओर से हटकर दूसरी आर्थिक गतिविधियों में जुड़ रहा है। यही वजह है कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के लिए भूमि की मांग लगातार बढ़ रही है। उसके साथ ही विकास संबंधी कार्यों के लिए भी भूमि का उपयोग बढ़ रहा है, चाहे वो सड़क और रेल मार्गों का निर्माण हो, बांध निर्माण हो, कारखाना का निर्माण हो। इसलिए हम भूमि का उपयोग इन आर्थिक गतिविधियों के लिए भी देखते हैं। इसीलिए कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में उपयोग भी लगातार बढ़ता है। अगर आप देखें तो विविध आर्थिक गतिविधियां भी आवश्यक हैं आर्थिक प्रगति के लिए और यही कारण है कि इनके उपयोग में हम वृद्धि देखते हैं। दूसरा जो है कि कृषि भूमि के अतिरिक्त वन भूमि भी उतनी ही आवश्यक है। वन भूमि किसी भी राष्ट्र में पारिस्थितिक संतुलन के लिए आवश्यक होती है और ये माना जाता है कि लगभग 33% भूमि जो है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आनी चाहिए। लेकिन भारत में वर्तमान वन प्रतिशत वो लगभग 22% है, जो कि वैश्विक औसत से भी कम है। वैश्विक औसत वर्तमान में 30% है और यही कारण है कि इसे बढ़ाने के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है। हम 22% भूमि यानी लगभग 7 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो वनों के अंतर्गत है। वह भूमि उपयोग में आप अंतर भी देखेंगे, यानी ये कोई स्थैतिक दशाएं नहीं होती हैं, भूमि उपयोग में लगातार परिवर्तन होता है। अगर स्वतंत्रता के समय देखें तो खेती के लिए ज़्यादा भूमि उपयोग किया जा रहा था,
वनों का हिस्सा ज़्यादा था, लेकिन इसमें परिवर्तन आया। लेकिन ये परिवर्तन लगातार हो रहा है। वर्तमान में जैसे वन क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो जो आज 22% वन क्षेत्र है वो हो सकता है आगे बढ़कर और भी ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से इस गतिमान दशा में हम लगातार भूमि उपयोग में परिवर्तन देखते हैं। भूमि की उपलब्धता और भूमि के उपयोग के साथ एक बड़ी समस्या जुड़ती है, वो आती है मृदा क्षरण की। और भूमि की समस्याओं में देखें तो सर्वप्रमुख भूमि क्षरण यानी मृदा अपरदन एक समस्या है। मृदा अपरदन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मृदा अपरदन के साथ जलाक्रांति यानी किसी क्षेत्र में जल के ज़्यादा जमाव से भी दूसरी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे लवणता में वृद्धि। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम इसका प्रभाव और प्रसार देख रहे हैं। मृदा अपरदन के कई सारे कारण उत्तरदायी हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले तो वन नाश जो है वो मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण है। वन क्षेत्रों में लगातार अतिक्रमण और कटाव के कारण जहां वन क्षेत्र सिकुड़े, कृषि क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो उचित तकनीक के प्रयोग न होने के कारण कृषि क्षेत्र में भी मृदा अपरदन की समस्याएं देखने को मिली। इसके साथ ही चूँकि भारत में मानसूनी वर्षा का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और हम वर्ष के कम समय में ज़्यादा वर्षा की प्राप्ति करते हैं, तो इस कारण से भी अतिवृष्टि के समय हम मृदा अपरदन की समस्याएं देखते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वायु अपरदन ज़्यादा प्रभावी है, जैसे राजस्थान का हिस्सा हो। यहाँ पर वायु अपरदन की वजह से जो बालू का टिब्बे हैं यानी जो बालू का क्षेत्र है वो बढ़ता है। इसके साथ ही चंबल, छोटा नागपुर, गुजरात, पंजाब और हिमालय के निचले हिस्से में हम अवनालिका अपरदन की भी समस्या देखते हैं। बरसात के समय छोटी छोटी अवनालिकाओं के द्वारा यहाँ अपरदन होता है और बाद में ये एक पूरा हिस्सा जो है वो खड्ड के रूप में हमें परिवर्तित देखने को मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अपरदन की अलग अलग समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहले मैंने बात की जलाक्रांति से लवणता वृद्धि की। तो सामान्यतः उन क्षेत्रों में जहाँ पर नहरों का निर्माण हुआ है और नहरों के आसपास के क्षेत्रों में रिसाव की वजह से पानी भर जाता है, वहाँ पर यह समस्या देखने को मिलती है। जब जल का जमाव होता है तो वहाँ से जो पोषक तत्व हैं वो उनमें बहाव देखने को मिलता है और वो रिस कर नीचे चले जाते हैं और भूभाग में यानी ऊपरी भूभाग में लवणता में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से जल के जमाव वाले क्षेत्रों में, साथ ही तराई के क्षेत्रों में भी हम इस तरह की समस्याएं देखते हैं जब जलाक्रांति से लवणता वृद्धि हुई और पोषक तत्वों का वहाँ पर ह्रास हुआ। इसके साथ खनन भी एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है अगर वो उचित तकनीक से ना किया जा रहा हो। तो जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थों का उत्खनन होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार जो मिट्टी निकलती है वो वहीं पर छोड़ दी जाती है और उसकी वजह से वहाँ पर हम अपरदन की समस्या देखते हैं। इसके साथ वनों की आधारभूत कटाई की हम बात तो कर चुके हैं कि कैसे वननाश की वजह से चूँकि वन कटते हैं तो वो उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध कर नहीं रख पाती हैं और इस वजह से हम वहाँ पर अपरदन की समस्या देखते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जो अपरदन की समस्या को बढ़ाते हैं, चाहे वो अतिपश्चारण हो, कृषि भूमि पर नगरीय अतिक्रमण हो, उद्योग कारखानों के लिए भी भूमि का उपयोग हो जिसकी वजह से वहाँ पर प्रदूषक तत्वों का विस्तार होता है। तो ये एक कुछ बड़ी समस्या हैं जो भूमि के साथ जुड़ी हुई है। प्रदूषण जैसा मैंने कहा कि एक बड़ी समस्या है जो कि भूमि की गुणवत्ता में ह्रास करता है। इसके साथ कुछ सामाजिक समस्याएं भी जुड़ी हुई है जो कि भूमि के उपयोग से संबंधित है। कई बार हम भूमि के स्वामित्व संबंधी विवाद देखते हैं और जो एक लंबे समय तक चलते हैं। उसके साथ ही जो भूमि सीमा संबंधी कानून है उनका भी कई बार उचित परिपालन नहीं हो पाता है और इस वजह से भी हम भूमि के अनुपयोग की समस्या या उनके उचित उपयोग न होने की समस्या हम देखते हैं। अब इनका समाधान कैसे संभव है? समस्याएं तो हमने जान ली, हम कैसे इनका समाधान कर सकते हैं? तो इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहला तो है भौतिक दृष्टिकोण, यानी हम रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो भूमि की लवणता में वृद्धि होती है उसको रोक सकते हैं।
जिन क्षेत्रों में अपर्दन की समस्या है वहाँ हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। इससे जिन भूमि की उर्वरता में ह्रास हुआ है उसे वापस लाने का प्रयास किया जा सकता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में समानांतर रूप से एक वृक्षों की एक मेखला बनाई जाए जो कि भूमि को कटने से रोकती है, सिंचाई सुविधाओं का उचित विस्तार हो और भूमि के जल स्तर में वृद्धि करने का प्रयास होती है। तो कुछ भौतिक दृष्टिकोण हैं जिनके द्वारा हम भूमि की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके साथ जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो है कि शासन द्वारा जो कृषि कानून लागू किए गए हैं उनको उचित रूप से लागू करना, ग्रामीण पुनर्निर्माण में मदद करना, चकबंदी और काश्तकार को खेत का मालिकाना हक देना, जमींदार उन्मूलन कानूनों जैसे का उचित अनुपालन किया जाए तो हम भूमि से जुड़ी हुई सामाजिक समस्याओं का भी निदान कर सकते हैं। तो इस तरह से भूमि के उपयोग और उनके उचित वितरण से संबंधित समस्याएं भौतिक और सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से समाधान करने पर संभव है। भूमि संसाधन के बाद जो दूसरा प्रमुख संसाधन है वो है मृदा संसाधन। और भूमि और मृदा के बारे में हम जब बात करते हैं तो थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन भी होता है कि भूमि और मृदा एक दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल जुड़े हैं, लेकिन भूमि वास्तव में आधार है जिसमें विभिन्न जो कि क्षेत्र से संबंधित है, उसमें विविध मृदा के अलावा विविध प्रकार के दूसरे तत्व भी हैं। हम जब मृदा की बात करते हैं तो वास्तव में हम भूमि पर उसकी ऊपरी परत की बात करते हैं जिसमें कि खनिज तत्व भी हैं, जैविक अवशेष भी हैं और वनस्पतियों के अवशेष भी हैं। और यह वास्तव में भूपर्पटी की सबसे ऊपरी और उपयोगी परत भी है। पारिस्थितिकी के साथ सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि जो अंतःक्रिया है वो इस मृदा संसाधन पर ही होती है और इसकी गुणवत्ता ही वास्तव में किसी सभ्यता या संस्कृति के विकास का आधार बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि कई बार अगर मृदा की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है तो वहाँ पर संस्कृति का भी ह्रास होता है, यानी वो सभ्यता ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है अगर मृदा की गुणवत्ता में कमी आई हो। तो जब हम ये तो हुई कि मृदा क्या है। अब भारत में अगर हम वितरण की बात करें तो भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। ये हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ये 6 प्रमुख प्रकार हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं शिक्षार्थियों के कैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अगर सबसे उत्तरी क्षेत्र में देखें तो पर्वतीय मृदा है, फिर मैदानी क्षेत्र में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी, मध्यवर्ती भाग में आपको काली मृदा का विस्तार देखने को मिलेगा। इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है एक छोटे से विराम का। इस विराम के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। शिक्षार्थियों, दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आइए अब उनके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम जिस मृदा की बात करें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है जलोढ़ मृदा यानी अलुवियल सोइल। इसका विस्तार भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में है और इसका निर्माण मुख्यतः नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। भारत में सतलज, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के सीमावर्ती क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हम देखते हैं। सामान्यतः हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं वो ज़्यादा मात्रा में अवसाद अपने साथ लेकर आती हैं और उन्होंने उत्तर भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र में इसका निक्षेपण किया है। अगर हम कुल विस्तार देखें तो लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का हम विस्तार देखते हैं। इस मिट्टी के गठन में भी अंतर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक में यानी बलुई दोमट से लेकर मृत्तिका दोमट तक इसके गठन में हम अंतर पाते हैं। इस मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है जबकि नाइट्रोजन व जैव पदार्थों की कमी हम देखते हैं। इसके साथ अगर देखें तो यह मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन इसकी उत्पादकता में भी अंतर है और उत्पादकता के आधार पर इस मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीन जलोढ़क जिसे हम खादर कहते हैं।
यह एक भुरभुरी दोमट मिट्टी है जिसमें कि बालुका और मृत्तिका का ज़्यादा हिस्सा होता है, यानी ये बालुका और मृत्तिका के मिश्रण से बनी है। नदी घाटियों यानी नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में, बाढ़ मैदान में और डेल्टा क्षेत्र में हम खादर क्षेत्रों का विस्तार पाते हैं। दूसरा है प्राचीन जलोढ़क। प्राचीन जलोढ़क माफ करें, वो क्षेत्र है, इसे हम बागर भी कहते हैं। ये वो क्षेत्र है जो कि दोआबा क्षेत्र में विस्तृत होता है और सामान्यतः नदी के बाढ़ का पानी हर साल वहाँ पर नहीं पहुँचता। इसमें मृत्तिका का अनुपात ज़्यादा होता है और कम जल निकास के कारण ये मिट्टी ज़्यादा चिपचिपी होती है। जलोढ़ मिट्टी के बाद जो दूसरी प्रमुख मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार दक्कन के लावा प्रदेश में है और इसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट लावा के विघटन से होता है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लौह यौगिकों की अधिकता होती है जिसकी वजह से इसका रंग काला हो जाता है। लगभग 6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार भारत में पाया जाता है। ये विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु के क्षेत्रों में है। अगर इस मिट्टी की भौतिक विशेषताओं की बात करें तो ये चिकनी है, ये अपारगम्य है, लेकिन इसकी गहराई भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती है। ये नमी को ज़्यादा देर तक धारण कर सकती है और इस वजह से यह जल संतृप्त रहती है और इससे इसकी उर्वरता में वृद्धि होती रहती है। काली मिट्टी के बाद जो तीसरी प्रमुख मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का विस्तार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के बड़े भागों में देखने को मिलता है और काली मिट्टी के विस्तार की बात करें तो काली मिट्टी के चारों ओर हम लाल मिट्टी का विस्तार हम पाते हैं। ग्रेनाइट और नीस जैसी रवेदार चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है और लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में हम लाल मृदा का विस्तार भारत में पाते हैं। चूँकि इस मिट्टी में लौह यौगिकों का अंश ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। इस मिट्टी में एक चीज़ और हम देखने को मिलती है हमें कि इसमें जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है, यानी इसमें ह्यूमस कम होता है और यही कारण है कि इस वजह से यह कम उपजाऊ होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, तंबाकू और फल विभिन्न प्रकार के उपजाए जाते हैं, इनके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और अगर हम इसके क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय के पठारी हिस्सों में और छोटा नागपुर पठार में हम लाल मिट्टी का विस्तार देखते हैं। लाल मिट्टी के बाद जिस मिट्टी की हम बात करने जा रहे हैं वो है लेटराइट मृदा। इसका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम और मेघालय के क्षेत्रों में है। विशेषकर में असम और मेघालय के ऊंचे वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसका विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। ज़्यादा वर्षा के कारण यहाँ पर निछालन क्रिया ज़्यादा होती है जिस वजह से पोषक तत्व जो हैं वो बह जाते हैं या वो नीचे चले जाते हैं और पोषक तत्वों के ह्रास की वजह से ये कम उपजाऊ होती है। लगातार और आर्द्र व शुष्क अवधियों के कारण ये गिट्टीदार पृष्ठ होता है, यानी इसके ऊपरी हिस्से में आपको छोटे छोटे चट्टाने टुकड़े देखने को मिलेंगे। अपक्षय के परिणाम स्वरूप ये कमज़ोर होती है और इसका एक और विशेषता है कि जिस मूल शैल से इसका निर्माण होता है उसका पूर्ण विघटन हो चुका होता है। ये हम नहीं पहचान सकते कि इसका निर्माण किस मिट्टी से हुआ है। निछालन क्रिया की हम बात कर रहे थे कि इसमें सिलिका का पूर्ण निछालन हो चुका होता है और एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है वो लाल और भूरा होता है। ह्यूमस की कमी भी इसमें पाई जाती है। इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक तो है निम्न भूमियाँ। निम्न भूमियों में ज्वार, बाजरा और गन्ना जैसी फसलों का यहाँ उत्पादन किया जाता है, जबकि उच्च भूमियों में रबर, कहवा और रोपड़ फसलें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात आती है मरुस्थलीय मृदा की। पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में मरुस्थलीय मृदा का हम विस्तार पाते हैं। इस मिट्टी का संबंध मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय दशाओं से, यानी जहाँ जहाँ पर मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय दशाएँ हैं वहाँ पर हम मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पाते हैं। ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाई जा रही है जहाँ पर 6 महीने
तक शुष्क अवधि होती है और पानी की अनुपलब्धता हम पाते हैं। बलुई मिट्टी और पथरीली मृदा इसकी विशेषता है। इसमें जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है, साथ ही ह्यूमस की कमी की वजह से ये कम उपजाऊ होती है। इसमें साथ ही मिट्टी के जो संस्तर होते हैं वो भी कम पाए जाते हैं। लंबी शुष्क अवधि और अल्प वर्षा के कारण यहाँ पर विरल कांटेदार वनस्पति मिलती है। साथ ही चूँकि कम उपजाऊ है और इसमें पानी भी यहाँ पे कम मिलता है, तो यहाँ पर मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर पानी की उपलब्धता बढ़े और उर्वरकों का प्रयोग हो तो कपास, गेहूं जैसे फसलें भी यहाँ उगाई जा सकती हैं। मरुस्थलीय मृदा के बाद बात आती है पर्वतीय मृदा यानी माउंटेन सॉइल की। पर्वतीय मृदा में बहुत ही विविधता है। विभिन्न भू क्षेत्रों में इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। नदी, द्रोणियों और निम्न ढलानों में जहाँ जलोढ़ मिट्टी भी पाई जा सकती है, वहीं ऊंचे भागों में अपरिपक्व और पथरीली मिट्टी में देखने को मिलती है। भूआकृतिक दशाओं में भिन्नता, वानस्पतिक विभिन्नता और जलवायु क्रियाओं के कारण ये मिट्टी बड़े क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन इसमें विविधता ज़्यादा है। पर्वतीय मृदा मुख्यतः खड़े ढालों में पर्वतों के पाई जाती है और वहाँ पर इसका जो परत है वो काफ़ी कम होती है। अगर हम इसके कृषि संबंधी उपयोग की बात करें तो बागों के लिए, साथ ही नदी घाटियों में चावल की खेती के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में आलू उत्पादन के लिए भी हम इसका प्रयोग देखते हैं। हिमालय, पूर्वी और पश्चिमी घाट के साथ दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में भी हम पर्वतीय मृदा का विस्तार पाते हैं। मृदा संसाधन जितना ज़्यादा उपयोगी है, उतना ही ज़्यादा मृदा अपरदन की समस्या भी भारत में देखने को मिलती है। अपरदन से तात्पर्य किन्हीं भी क्रियाओं द्वारा भूमि की ऊपरी परत का हटाया जाना है। यानी अगर हम जल, पवन और हिमानी द्वारा किसी स्थान की मृदा में कटाव होता है तो वो मृदा अपरदन कहलाता है। गुरुत्व बल के कारण ढाल में वैसे भी मिट्टी ऊपर से नीचे की ओर गतिमान होती है, लेकिन जब ये भौतिक कारक यानी पवन, जल आदि प्रभावी होते हैं तो ये दशाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसका प्रभाव अगर हम देखें तो कृषि उत्पादन में पड़ता है। क्योंकि मृदा अपरदन के साथ साथ मृदा की गुणवत्ता में भी ह्रास होता है। इस वजह से कृषि क्षेत्र में भी कमी आ रही होती है और उत्पादन में भी कमी हमें देखने को मिलती है। अपरदन के कारणों की बात करें तो इसके भौतिक और सामाजिक संदर्भ हैं। अगर हम भौतिक कारकों की बात करें तो वर्षा की अपरदनकारी शक्ति इसके लिए जिम्मेदार होती है। साथ ही अलग अलग मिट्टियों की कटाव की क्षमता भी अलग अलग होती है और इसी अनुपात में ये मिट्टियाँ अपरदन की समस्याओं से प्रभावित भी होती हैं। साथ ही बाढ़ की तीव्रता भी अपरदन की स्थिति को बढ़ाती है और जिन क्षेत्रों में भूमि का ढाल ज़्यादा है वहाँ पर भी अपरदन की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। सामाजिक कारकों की बात करें तो वनों की कटाई, चारागाही भूमि में अतिचारण इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक हैं। इसके साथ ही भूमि उपयोग की जो प्रकृति है वो भी प्रभावी है कि भूमि का हम किन कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। कई बार खेती में अगर उचित तकनीक से जुताई नहीं की जाती तो भी अपरदन की समस्या देखने को हम पाते हैं। तो ये कुछ भौतिक और सामाजिक कारक हैं जो कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। तो अगर ये मृदा अपरदन हो रहा है तो हम कैसे इनको संरक्षित करें, क्योंकि बहुत आवश्यक है। मृदा अपरदन का सीधा असर भूमि उपयोग से है, जिसमें कृषि संबंधी जो स्थितियां हैं या कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है वो कम हो जाती है और कृषि का उत्पादन कम होने लगता है। तो सबसे पहले तो मृदा अपरदन में रोक लगाने वाली विधियों का हम प्रयोग करें, कृषि पद्धतियों में सुधार करें। पहाड़ी ढालों पर जहाँ पर खेती की जा रही है वहाँ पर समोच्च रेखी जुताई और सीढ़ीदार खेती की जाए। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षों की कतार लगाई जाए। पहाड़ी ढालों पर वन रोपण हो, साथ ही अतिप्रसारण पर भी रोक लगाई जाए। तो इस तरह से कुछ ये प्रयास करके हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। मृदा संसाधन के बाद तीसरा जो प्रमुख संसाधन है वो है
प्राकृतिक वनस्पति। वास्तव में किसी विशाल क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली पादप प्रजातियों को हम वनस्पति की संज्ञा देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि भारत में विशाल आकार का एक लाभ ये भी है कि भारत में विशाल क्षेत्र में हम वनों का विस्तार पाते हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तार पाते हैं। चूँकि भारत में भौगोलिक विविधता है, जलवायु विविधता है, और ये दोनों ही विविधताएं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। तो इसलिए भारत में वनस्पतियों के प्रकारों में भी भिन्नता हमें देखने को मिलती है। अगर भारत में हम कुल वनस्पतियों की बात करें और उनके प्रकार उसकी बात करें तो एक तरह से यहाँ पर आप 6 प्रकार की वनस्पतियाँ, माफ़ करें 5 प्रकार की देखेंगे। पहले है आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित एवं अर्ध सदाहरित वनस्पति। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। फिर है उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। आइए हम इनके बारे में अब विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित एवं अर्ध सदाहरित वनस्पति की। इसका जो पहला प्रकार है वो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति का, यानी ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा मिलती है और जो शुष्क ऋतु काफ़ी छोटी होती है। अगर विस्तार की बात करें तो पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग, केरल, कर्नाटक और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में यह विस्तृत है। ये विषवतीय वनों के समान पाई जाती है, लेकिन ये क्षेत्र अत्यधिक कटाई के कारण लगभग नष्ट प्राय हैं। यहाँ पर घने वनों का विस्तार हम देखते हैं, साथ ही लगभग 60 मीटर या इससे अधिक के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ की एक और विशेषता है कि यहाँ पर कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इस विविधता के कारण इसका व्यावसायिक उपयोग संभव नहीं हो पाता। यहाँ पर वनस्पतियाँ कई संस्तरों में पाई जाती हैं और यहाँ मिलने वाली लकड़ी भारी और कठोर होती है, जिसको काटना श्रम साध्य होता है। अगर यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों की बात करें तो महोगनी, सिनकोना, बांस, ताड़ यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। इसका जो दूसरा प्रकार था वो था आर्द्र उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाहरित वनस्पति का, यानी मोइस्ट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन। इसका विस्तार आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित तथा शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति के मध्यवर्ती क्षेत्रों में है। अगर क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो मेघालय पठार, सह्याद्री व अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में इसका हम विस्तार पाते हैं। सामान्यतः 250 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाई जाती है। अगर हम आर्द्र सदाहरित वर्षा वनों से तुलना करें तो यह अपेक्षाकृत कम घनी है, लेकिन यहाँ दानेदार अच्छी किस्म की लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें रोजवुड, एनी, तेलसर, एबोनी और लॉरेल प्रमुख हैं। स्थानांतरी खेती व वनों के अत्यधिक दोहन के कारण इस क्षेत्र का भी काफ़ी ज़्यादा ह्रास हमें देखने को मिलता है। अगर हम विस्तार की बात करें तो आप देख पाएंगे कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियों का विस्तार है। अगर हम उत्तरी भाग में देखें तो पर्वतीय वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति का विस्तार है। पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलेगी। भारत के तटीय रेखा के सहारे ज्वारीय वनस्पति देखने को मिलेगी और उसके अलावा पश्चिमी तट के सहारे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसके दूसरे अन्य प्रकारों की भी अगर हम बात करें, हम बात कर रहे थे जो दूसरा वनस्पति प्रकार यानी आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति का। यह वनस्पति पेटी सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में विस्तृत है और 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सह्याद्री प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग, शिवालिक की हिमालय पदी पहाड़ियाँ और भाबर व तराई क्षेत्र में इसका विस्तार है। ये वनस्पतियाँ शुष्क आप देखें तो शुष्क ऋतु में अपने पत्तों को त्याग देती हैं। सागौन, साल, चंदन, शीशम, बेंत, बांस जैसी प्रमुख वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं और वाणिज्यिक उपयोग के कारण इसका अत्यधिक दोहन हम देखने को पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वनस्पति की। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है शुष्क पर्णपाती वनस्पति,
70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु में हम इन वनस्पतियों का विस्तार पाते हैं। लंबी शुष्क ऋतु और 4 महीने से भी कम वर्षा के क्षेत्रों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इसकी विशेषता यह भी है कि वृक्षों के साथ साथ यहाँ पर विस्तृत घास भूमियाँ भी पाई जाती हैं और शुष्क ऋतु में ये वृक्ष अपने पत्ते त्याग देते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है शुष्क उष्णकटिबंधीय कटीली वनस्पति का। 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार है और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, सह्याद्री के पवन विमुख ढालों में हम इसका विस्तार ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर अगर वनस्पतियों के रूप की बात करें तो कटीले पेड़ व झाड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, साथ ही यहाँ पर वृक्षों के आसपास के क्षेत्रों में कम ऊंचाई वाली छोटे आकार के घास क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। बबूल, सेहुर, नागफली यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वारी वनस्पति की, यानी टाइडल वेजिटेशन की। गंगा, महानदी, गोदावरी व कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में हम ज्वारी वनस्पति का विस्तार पाते हैं। इन क्षेत्रों में ज्वार भाटा के दौरान और ऊंची लहरों के साथ खारा पानी आ जाता है। यहाँ का प्रमुख वृक्ष मैंग्रोव है, जिसे कि हिंदी में सुंदरी कहा जाता है। इसका विस्तार बड़े क्षेत्र में भारत की तटरेखा के सहारे आपको देखने का मिलेगा, विशेषकर नदी के डेल्टा क्षेत्रों में। पश्चिम बंगाल के डेल्टा वाले भाग में इसका विशाल विस्तार है और यही वजह है कि इसको सुंदरबन की संज्ञा दी गई है। इसकी लकड़ी कठोर व टिकाऊ होती है। साथ इसका एक दूसरा उपयोग ये भी है कि समुद्र से ऊंची उठने वाली जो लहरें हैं उनसे भी कई बार ये मैंग्रोव के वन हमें बचाते हैं। अंतिम जो प्रकार है वनस्पति का वो है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति के विस्तार की अगर हम बात करें तो तापमान और मौसमी दशाओं के कारण इसके 2 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाली पर्वतीय वनस्पतियाँ और दूसरा है हिमालय श्रेणी में पाई जाने वाली पर्वतीय वनस्पतियाँ। तो आइए इनके बारे में हम अब विस्तार से बात करते हैं। पहला जो प्रकार था पर्वतीय वनस्पतियों का था वो था प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार में अगर बात करें तो नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी पहाड़ियों में, साथ ही पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और मैकल पहाड़ियों में हम इन पर्वतीय वनस्पतियों का विस्तार देखते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ सामान्यतः अविकसित वनों के रूप में होती हैं, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा वनों का विस्तार आपको नहीं देखने को मिलेगा। इनके साथ में ही झाड़ियाँ और घास भूमियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। लगभग 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वनस्पतियाँ ज़्यादा सघन होती हैं, लेकिन ऊंचाई के साथ अगर बढ़ें तो ये सघनता कम हो जाती है। अगर प्रमुख वनस्पतियों की बात करें तो मैग्नोलिया, लॉरेल, एल्म प्रमुख वृक्ष हैं। इस वनस्पति की एक और विशेषता है कि यहाँ पेड़ों के साथ साथ आपको परपोषी बेलों और पौधों का जाल भी देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर कई संस्तर आपको देखने को मिल सकते हैं और मुख्य वृक्षों के सहारे बहुत सारी बेलें और लताएं भी फैली होती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे वृक्षों का भी प्लांटेशन किया गया, लगाया गया जो दूसरे देशों से आए, जैसे सिनकोना और यूकलिप्टिस। ये आयातित वृक्ष हैं और बड़े क्षेत्र में हम इनका वृक्षारोपण हम पाते हैं। पर्वतीय वनस्पतियों का जो दूसरा प्रकार था वो था हिमालय श्रेणियों का, यानी हिमालय की श्रेणियों में जो पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके 4 प्रमुख भाग हैं। पहला है आर्द्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। शिवालिक, भाबर व तराई क्षेत्रों में इसका विस्तार आप देख पाते हैं और 1000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में इसका विस्तार हमें ज़्यादा मिलता है। दूसरा जो प्रकार है वो है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन का। 1000 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार है और ये वृक्ष यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो घने व लंबे वृक्षों के रूप में पाई जाती है। चेस्टनट, ओक, चीड़, पाइन प्रमुख वृक्ष हैं। निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो कि लगभग 2000 से
3000 माफ़ करें, निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साल प्रमुख वृक्ष है, जबकि 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आपको देवदार, सिल्वर फर व स्प्रूस बहुतायत से देखने को मिलते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ हमें अपेक्षाकृत कम घने वन देखने को मिलते हैं। पर्वतीय वनों का जो तीसरा प्रकार है वो शुष्क शीतोष्ण वनस्पति का है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में और विशेष इसके पर्वतीय ढालों में हम इन वनस्पति का विस्तार पाते हैं। यहाँ पर तापमान काफ़ी कम होता है और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। जैतून, बबूल इसके प्रमुख वृक्ष हैं। इसके अलावा यहाँ जो इसका दूसरा प्रकार है वो है अल्पाइन वनस्पति का, जो लगभग 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ कम घनी हैं। सिल्वर फर, जूनी, बर्च, पाइन कुछ प्रमुख वनस्पतियाँ हैं जो इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे जैसे ज़्यादा ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हम कम वनस्पतियों का विस्तार देखते हैं। यही आप देखेंगे कि हिमालय की जो उच्च पर्वत चोटियाँ हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ वो लगभग वनस्पति शून्य है, वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो शिक्षार्थियों, आज की चर्चा में हमने काफ़ी सारी उन बातों के बारे में चर्चा की जो कि संसाधनों से जुड़ी हैं, विशेषकर भूमि, मृदा और वनस्पति संसाधनों से। यानी हमने भूमि संसाधन की बात की, उसका उपयोग क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं और समाधान कैसे कर सकते हैं। मृदा संसाधन की विशेषताएं और भारत के मृदा प्रदेशों की हमने बात की। साथ ही मृदा अपरदन और उसके समाधान की भी बात हमने की। कौन सी तकनीकी हैं जिनके द्वारा मृदा संरक्षण कर सकते हैं, इनके बारे में भी आपने जाना। साथ ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पतियों का वितरण किस रूप से है और कैसे हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इसके बारे में भी आपने जाना। मैं आशा करता हूँ कि आज की चर्चा आपके लिए ज्ञानपरक रही होगी और आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।